नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर शुभम पांचाल और स्वागत करता हूं आपका मैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान लेक्चर सीरीज पार्ट नंबर 8 में, जिसमें हम आज देखने वाले हैं उत्तराखंड की मृदा एवं जलवायु। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वह है हमारा मृदा एवं जलवायु, जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पूर्व मैं आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। हमारे द्वारा कुछ पेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जो ऑल सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस एवं बीपीएससी के आप प्री एवं मुख्य परीक्षा की तैयारी हमसे जुड़कर कर सकते हैं। यदि आप हमारा पेड कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 85648805309696068089 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, सर्च कीजिए @study for civil services और हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। उत्तराखंड राज्य की जलवायु एवं मृदा। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है हमारी जलवायु और मृदा। चूंकि आप सभी को ज्ञात होगा कि उत्तराखंड जो राज्य है वो एक पर्वतीय राज्य है और यहाँ समतल क्षेत्र काफ़ी कम है। अब पर्वतीय राज्य है तो सीधी सी बात है, पर्वत श्रृंखलाएं अधिक होंगी, ऊंचे नीचे पर्वत ढाल अधिक होंगे, परंतु समतल क्षेत्र कम होगा। राज्य में स्थित गहरी घाटियाँ, ध्यान रखिएगा, राज्य में स्थित गहरी घाटियाँ, ऊंचे पहाड़, हिमनद, बर्फ से ढकी चोटियाँ राज्य की जलवायु और मृदा, मुद्रा नहीं है ये मृदा है, ध्यान रखिएगा, मृदा की अत्यधिक प्रभावित करती हैं। ध्यान रखिएगा। अब जलवायु और मृदा को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं यदि हम उत्तराखंड स्टेट में देखें तो उत्तराखंड राज्य में वहाँ की गहरी घाटियाँ, ऊंचे पहाड़, हिमनद, बर्फ से ढकी चोटियाँ राज्य की जलवायु और मृदा को प्रभावित करती हैं। और यहाँ के साथ साथ ये जो बोल सकते हैं कि ये जो जलवायु है वह इनको समय समय पर चेंज करते रहती है और यह जो प्रदेश है वह ठंडी जलवायु प्रदेश की श्रेणी में आता है। ध्यान रखिएगा, ठंडी प्रदेश की जलवायु के अंतर्गत यह आता है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ की घोषणा नहीं है। यहाँ की जलवायु के साथ साथ बोल सकते हैं कि यहाँ की जो ऋतुएं हैं, यहाँ की ऋतुओं के साथ यहाँ की जलवायु बदलती रहती है और लेकिन यह प्रदेश ठंडे जलवायु प्रदेश की श्रेणी में आता है। अब हम बात करते हैं जलवायु की। यदि हम जलवायु के बारे में देखें तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी विशेषता, तो सीधी सी बात है, उत्तराखंड की जलवायु किस प्रकार की हो गई आपकी, तो उत्तराखंड की जो जलवायु हो गई वो हो गई आपकी उष्णकटिबंधीय मानसूनी। कौन सी हो गई? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। तो आप कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी विशेषता वाले उत्तराखंड की जलवायु कैसी है? शीतोष्ण है। उत्तराखंड की जलवायु कैसी है? शीतोष्ण है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी विशेषता इसकी जलवायु की विशेषता है और यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है? शीतोष्ण प्रकार की जलवायु है और इसमें मौसम के अनुसार यहाँ का तापमान परिवर्तित होता रहता है। जिस प्रकार का मौसम होगा उस प्रकार का तापमान होगा, परंतु अधिक से अधिक यहाँ पर शीत ही होती है। इसी के साथ साथ यहाँ की जलवायु को भिन्नता के कारण एक दिन के समय गर्मी पड़ती है किंतु रात को तापमान हिमांक से नीचे भी पहुँच जाता है। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर दिन में, ये एक नहीं है, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि दिन में अधिक गर्मी होती है और रात को जो तापमान होता है वह नीचे पहुँच जाता है, उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? गिर जाता है, वह क्या हो जाता है? ठंडा प्रदेश हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि गर्मी अधिक होती है और तापमान ठंडा नाइट में हो जाता है। इसी के साथ साथ जलवायु की दृष्टि से उत्तराखंड पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की अपेक्षा अधिक गर्म है और आर्द्र है। अब हिमाचल प्रदेश आपको ज्ञात होगा कि चूंकि थोड़ा और नज़दीक है तो इसलिए वहाँ पर ठंड अधिक होती है, परंतु यदि हम उत्तराखंड राज्य की बात करें तो उत्तराखंड राज्य बोल सकते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश है उसकी अपेक्षा अधिक गर्म है और अधिक आर्द्र है। किसकी अपेक्षा? हिमाचल प्रदेश की अपेक्षा। इसी के साथ साथ यहाँ की अक्षांशीय स्थिति, देशांतरी स्थिति, जल एवं स्थल का वितरण, उच्चावच, वायुदाब, पवनों की गति, ये सभी किसको प्रभावित करती हैं? यहाँ की जलवायु या यहाँ के क्लाइमेट को चेंज करती है। यहाँ की जलवायु या उसके क्लाइमेट को क्या करती है? चेंज करती हैं। यदि हम बात करते हैं राज्य की प्रमुख ऋतुओं की तो यहाँ पर देख लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य की प्रमुख ऋतुएं कौन कौन सी हैं। वैसे प्रमुख ऋतुएं वही होती हैं जो नॉर्मल हम भौगोलिक में पढ़ते हैं, भूगोल में पढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु, तो आइए शुरू करते हैं ग्रीष्म ऋतु के बारे में।
तो हेडिंग है हमारी ग्रीष्म ऋतु। देखिए ग्रीष्म ऋतु की यदि बात की जाए तो राज्य में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव मध्य मार्च से जून तक रहता है। कहाँ से कहाँ तक रहता है? मध्य मार्च से जून तक रहता है। भूमध्य रेखा से सूर्य जब कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तब उसमें क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है। कब? जब भूमध्य रेखा से सूर्य जब कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तब ग्रीष्म ऋतु उत्तराखंड में शुरू होती है और मार्च के मध्य से तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है और दाब क्या होने लगता है? घटने लगता है। देखिए तब जब दाब घटेगा तब तापमान बढ़ेगा, तभी ग्रीष्म ऋतु वहाँ पर होगी। साइंटिफिक बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा। एक क्लाइमेट चेंज का एक कॉन्सेप्ट होता है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा कि मार्च के मध्य में तापमान धीरे धीरे बढ़ता है और दाब घटता है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन हमारे उत्तराखंड राज्य में हो जाता है। इसी के साथ साथ ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में रूडी, रूरी या खरसाऊ के नाम से भी जाना जाता है। किस किस के नाम से जाना जाता है? रूडी, रूरी या खरसाऊ के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। तो ग्रीष्म ऋतु में यहाँ उष्णकटिबंधीय दशाएं पाई जाती हैं। किस प्रकार की दशाएं पाई जाती हैं? उष्णकटिबंधीय दशाएं पाई जाती हैं। ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक एवं सबसे कम तापमान वाले शिवालिक एवं बृहद हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। ग्रीष्मकाल में सर्वाधिक और सबसे कम तापमान देखें तो वह शिवालिक और बृहद हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। अब शिवालिक और बृहद हिमालय क्षेत्र को यदि आपको देखना है तो वीडियो नंबर आप 7 में देख सकते हैं, जहां पर मैंने आपको पूर्ण डिटेल वहां पर इसकी दी थी। तो शिवालिक और बृहद हिमालय में क्षेत्र में आप देखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक ग्रीष्म गर्मी पड़ती है और कम तापमान भी आपको इस श्रेणी में आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम 1.9 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम कितना है यहाँ पर? 1.9 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है जोशीमठ में। तथा अधिकतम तापमान यदि हम देखें तो अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड तापमान कहाँ रहता है आपका? पंतनगर में। सबसे कम कहाँ पर है? जोशीमठ में। और सबसे अधिक कहाँ पर आपका? पंतनगर में। तो ध्यान रखिएगा कि ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम तापमान जोशीमठ में, अधिकतम तापमान पंतनगर में रहता है। मई से जून तक तापमान यहाँ पर क्या रहता है? सर्वाधिक रहता है। मई से जून तक तापमान क्या रहता है? यहाँ पर सर्वाधिक रहता है। और इस दौरान राज्य में सामान्यतः उष्णकटिबंधीय दशाएं पाए जाती हैं। मई से जून के समय जब तापमान अधिक होता है तो उस समय जो उष्णकटिबंधीय दशाएं हैं वो वहाँ पर विद्यमान होती हैं और जो मैदानी क्षेत्र है उसकी अपेक्षा यहाँ का तापमान क्या होता है? कम होता है। ध्यान रखिएगा, मैदानी अपेक्षा यहाँ का तापमान क्या होता है? कम होता है। इसी के साथ साथ शिवालिक अर्थात हिमालय क्षेत्र, ध्यान रखिएगा शिवालिक श्रेणी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो शिवालिक अर्थात हिमालय क्षेत्र का जो ग्रीष्मकालीन तापमान है वो 29.4 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। 29.4 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री 4 सेल्सियस रहता है। यदि इसके दक्षिण और निचली घाटियों के तापमान की बात करें, ध्यान रखिएगा निचली है ये, क्षमा चाहता हूँ मैं, यदि हम दक्षिण और निचली घाटियों की बात करें या उसके तापमान की बात करें तो यहाँ के दक्षिण अथवा निचली घाटियों के तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाते हैं। कहाँ तक पहुँच जाते हैं? 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाते हैं। और इस समय देहरादून का अधिकतम तापमान 30 से 50 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। यदि हम नैनीताल की अधिकतम तापमान की बात करें तो नैनीताल का अधिकतम तापमान 24 डिग्री 7 सेल्सियस से न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और हरिद्वार का लगभग देखें तो 38 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान रहता है। तो आप कह सकते हैं कि यदि हम तापमान को एक जिले वाइज देखें तो देहरादून का जो तापमान है वो 30 से 50 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस, नैनीताल का अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और हरिद्वार का जो तापमान रहता है वह कितना होता है? 38.7 सेल्सियस यहाँ का तापमान रहता है। तो ये थी आपकी ग्रीष्म ऋतु। आइए अब बात करते हैं वर्षा ऋतु की। यदि वर्षा ऋतु की बात की जाए तो जुलाई दक्षिणी पश्चिमी मानसून का एक महीना होता है जिसमें यहाँ पर वर्षा होती है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड में होने वाली कुल वर्षा का 2/3 भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से आता है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी वायु दशा होती है, कौन से मानसून के कारण यहाँ पर बारिश होती है, ये वहाँ का मेन कॉन्सेप्ट होता है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून होता है उस मानसून के कारण आप कह सकते हैं कि ये हो गया दक्षिणी और ये हो गया आपका पश्चिमी। ये मानसून के कारण क्या होता है कि यहाँ पर बारिश होती है। और हालांकि अन्य महीनों में भी वर्षा हो जाती है परंतु थोड़ी बहुत पश्चिमी विक्षोभ
के कारण जो वर्षा होती है वो यहाँ की प्रमुख एक विशेषता मानी जा सकती है, जो कि पर्वतों के अनुकूल होती है। किसके अनुकूल होती है? पर्वतों के अनुकूल होती है। इसी के साथ साथ राज्य में वर्षा ऋतु की समय अवधि मध्य जून से अक्टूबर तक पाई जाती है। कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है? मध्य जून से अक्टूबर तक राज्य की वर्षा ऋतु की समयावधि मानी जाती है, जिसमें राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून 5 जून के आसपास पहुंचता है। कितने जून के आसपास पहुंचता है? 5 जून के आसपास यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पर पहुँचता है। इसी के साथ साथ राज्य में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से वर्षा होती है। किसकी खाड़ी से वर्षा होती है? राज्य में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून से वर्षा होती है। और औसतन वार्षिक वर्षा की यदि बात की जाए तो औसतन जो वार्षिक वर्षा है वो होती है यहाँ पर 150 से 200 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 150 से 200 सेंटीमीटर यहाँ पर सामान्य औसतन वर्षा की मात्रा होती है। और वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो आप सभी को ज्ञात होगा कि जो स्थानीय वर्षा ऋतु है इसको यहाँ पर स्थानीय भाषा में बसकेयाल चौमासा कहा जाता है। वैसे तो बसकेयाल कहा जाता है और इसको चौमासा के भी नाम से कहीं कहीं क्षेत्रों में इसको कहा जाता है। और जब हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, ध्यान रखिएगा, दिशा की यदि बात की जाए तो दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है? वर्षा की मात्रा घट जाती है। तो आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड राज्य में दक्षिण से यदि हम उत्तर की ओर चलें तो जो वर्षा की मात्रा है, वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है? घट जाती है। इसी प्रकार प्रदेश में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1080 मीटर की ऊंचाई पर होती है। और कहाँ पर होती है? ये पौड़ी में, ध्यान रखिएगा, नरेंद्र नगर पौड़ी में लगभग 318 सेंटीमीटर तक होती है। 1080 की मीटर की ऊंचाई पर औसत वार्षिक वर्षा सर्वाधिक अगर हम देखें तो नरेंद्र नगर पौड़ी में होती है। और प्रदेश में यदि हम सबसे कम वर्षा की बात करें तो वह आपका टिहरी, जहां पर 98 सेंटीमीटर होती है। और कितनी ऊंचाई पर? तो 1600 मीटर की ऊंचाई पर होती है। ध्यान रखिएगा, इसको हम फिर से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर दोनों दिए गए कि प्रदेश में जो सर्वाधिक औसतन वर्षा है वहाँ कहाँ, कौन से जिले में होती है भैया जी? पौड़ी जिले में। और न्यूनतम जो वर्षा है वो कहाँ पर होती है? टिहरी जिला में। औसतन वार्षिक वर्षा कितनी मीटर ऊंचाई पर होती है? अधिकतम 1080 मीटर की ऊंचाई पर, न्यूनतम 1600 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, अधिकतम कितनी होती है? 318 सेंटीमीटर। कहाँ होती है? मैं आपको बता चुका हूँ, पौड़ी जिले में होती है। न्यूनतम कितनी होती है? 98 सेंटीमीटर होती है। कहाँ होती है? आपकी टिहरी जिले में होती है। तो ये थी हमारी वर्षा ऋतु, और ये वर्षा ऋतु के बारे में मेरे हिसाब से ये इतना सफिशिएंट है। अगला चलते हैं हम शीत ऋतु की ओर। किस ऋतु की ओर चलेंगे हम? शीत ऋतु की ओर। यदि शीत ऋतु की बात की जाए या शीत ऋतु की बात की जाए तो आपको ज्ञात होगा कि शीत ऋतु का जो प्रभाव है वह मध्य मार्च तक रहता है। कब तक रहता है? मध्य मार्च तक रहता है। कब तक रहता है? आपका मध्य मार्च तक रहता है। और इस ऋतु को स्थानीय भाषा में युंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युंद कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा ऋतु मिसप्रिंट है, ये ऋतु यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सही। ये तो जो शीत ऋतु है, शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो शीत ऋतु को स्थानीय भाषा में युंद कहा जाता है। इसी के साथ साथ राज्य में शीतकाल का सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? तो आप सभी को ज्ञात होगा कि उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक शीत वाला जो महीना है, सर्वाधिक सबसे ठंडा जो महीना है वो होता है आपका जनवरी का, जहां पर तापमान उत्तर में 0 से नीचे की ओर और दक्षिण पूर्व में लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो ठंड होती है वो जनवरी के समय में ज़्यादा पड़ती हो। लगभग उत्तर दिशा की यदि हम बात करें तो उत्तर दिशा के आने वाले जो क्षेत्र है वहाँ पर लगभग तापमान 0 के डिग्री में हो जाता है, अर्थात माइनस में हो जाता है। वहाँ पर कितने में होता है? माइनस में हो जाता है। और दक्षिण पूर्व की बात करें तो दक्षिण पूर्व में इसका तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसी के साथ साथ सबसे गर्म महीना जून का होता है। और शीत ऋतु में न्यूनतम जो तापमान होता है वो पंतनगर में 10 डिग्री सेल्सियस अधिक पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? 10 डिग्री सेल्सियस अधिक पाया जाता है। और इस समय यह पश्चिमी चक्रवातों से वर्षा होती है, जिसे हम ओलावृष्टि के नाम से भी जाना जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसी समय क्या होता है, जो शीत ऋतु होती है, इसी समय जब तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक होता है तो उसमें क्या होता है कि जो पश्चिमी चक्रवात हैं, उस पश्चिमी चक्रवात के कारण क्या होता है, जो क्लाइमेट होता है वो इंटरचेंज होता है। क्लाइमेट क्या होता है? इंटरचेंज होता है। और वहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। और वर्षा के साथ साथ कई प्रकार से वहाँ पर ओले भी गिरते हैं, जिसको हम ओलावृष्टि के नाम से
जानते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ओलावृष्टि भी होती है। अब हम बात करते हैं हिमाच्छादित की जलवायु। ये थी पहले तो बात हमने की आज। अभी हमने पढ़ा ऋतुओं के बारे में, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु। आइए अब शुरू करते हैं हिमाच्छादित की जलवायु। हिमाच्छादित की जलवायु, यदि इस जलवायु की बात करें तो राज्य के तीनों सीमांत जिले उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, कौन कौन से? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के उत्तरी भाग में इस क्षेत्र का विस्तार आता है। किस किस का आता है? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के उत्तरी भाग में इस क्षेत्र का विस्तार आता है। और उच्च हिमालय के 4000 मीटर से ऊपर, उच्च हिमालय के 4000 मीटर से ऊपर के क्षेत्र वर्ष भर हिमाच्छादित रहते हैं, मतलब हिम से भरे हुए रहते हैं और यहाँ पर बर्फीली जलवायु पाई जाती है। अब सीधी सी बात है, जहाँ पर बर्फ होगी, जिन पर्वतों में बर्फ की सघनता अधिक होगी, पूरे 12 के 12 महीने बर्फ ही होगी, तो वहाँ की जलवायु भी बर्फीली होगी। और वह कहाँ होगी? जहाँ पर 4000 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब आप कह सकते हैं कि जो उच्च हिमालय वाला क्षेत्र है उत्तराखंड का, जिसकी लगभग ऊंचाई 4000 मीटर तक की है, वहां पर ये क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ सूर्योदय जब सूर्य उगता है, सूर्यास्त जब सूर्य डूबता है, इसके समय होने वाली घटनाएं, उसके समय, ध्यान रखिएगा लूटने नहीं है, माफ कीजिएगा थोड़ा मिसप्रिंट है, उसके समय होने वाली जो घटनाएं होती हैं वो सामान्य में मानसून ऋतु में ताप के बढ़ने से हिमस्खलन होता है और ध्यान रखिएगा जो कि हानिकारक होता है। मतलब सीधी सी बात है, जब हम कह सकते हैं कि जब हम कहें कि जब सूर्य उगता है, जब मतलब हम कह सकते हैं कि जब ताप बढ़ता है, मतलब सीधी सी बात है, जब हीट बढ़ती है तो जो हीटिंग होती है उसके कारण क्या होता है, जो हिम होता है वो पिघलने लगता है, या उसमें हिमस्खलन जैसी कई प्रकार की आपदाएं आती हैं जो कि तीव्रता हो जाती है, जो कि धीरे धीरे बढ़ जाती है सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय, जो कि हानिकारक सिद्ध होती है। और शीत ऋतु, जो शीत ऋतु होती है उसमें भीषण हिमपात होता है। मतलब जो शीत ऋतु होती है इसमें भीषण हिमपात होता है, अर्थात यहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोल सकते हैं, ओलावृष्टि होती है, ओले गिरते हैं और तापमान क्या होता है, शून्य से भी नीचे चले जाता है, अर्थात माइनस से भी नीचे चले जाता है। और गहरी जो घाटियाँ होती हैं उनमें तापमान क्या होता है, कुछ अधिक बना रहता है, क्योंकि वहाँ पर तापमान का कम प्रभाव देखने को मिलता है। सीधी सी बात है, पर्वतीय क्षेत्र तो ऊपर वाले में तापमान अधिक मिलेगा और नीचे वाला जो क्षेत्र है उसमें तापमान आपको कम देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा उत्तराखंड का एक नॉर्मल सा, हमने जलवायु या तापमान हमने देखा। आइए अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की मृदा, अर्थात उत्तराखंड की मिट्टी। एक नया टॉपिक है उत्तराखंड की मृदा। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी को ज्ञात होगा कि उत्तराखंड की जो मृदा है वह कैसी है। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि उत्तराखंड की जो मृदा है या मिट्टी है वह कैसी है, तो पर्वतीय है। कैसी है आपकी? पर्वतीय है। और पर्वतीय क्षेत्रों की जो मिट्टी होती है वो सामान्यतः अपरिपक्व होती है और पूर्णतः क्या होती है, नवीन होती है, जिसमें चूना और फास्फोरस की क्या होती है, कमी होती है। किसकी कमी होती है? चूना और फास्फोरस की यहाँ पर कमी होती है। अब पर्वतीय मिट्टी है तो सीधी सी बात है चूना फास्फोरस की कमी होगी, और आप कह सकते हैं कि जो पर्वतीय मिट्टी होती है वो कम उपजाऊ होती है, बिल्कुल कम उपजाऊ होती है। माफ़ी चाहूँगा। यहाँ डालों तथा घाटियों में, ध्यान रखिएगा, यहाँ डालों तथा घाटियों में चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं, जबकि नदी घाटियों की यदि हम बात की जाए तो नदी घाटियों में पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है वह अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा क्या होती है, गहरी होती है। नॉर्मल सी बात है, जो नॉर्मल मिट्टी है उसके अपेक्षा यदि हम घाटियों की मिट्टी की बात करें तो जो मिट्टी होगी वह क्या होगी, गहरी होगी। और यहाँ पाई जाने वाली जो मृदा होती है वह सबसे अधिक किससे प्रभावित होती है, मृदा अपरदन से। सीधी सी बात है, पर्वतीय मिट्टी में आप देख सकते हैं कि मृदा अपरदन की जो समस्याएं हैं वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण कई प्रकार का नुकसान होता है। और उत्तराखंड की जो मृदा है वो मोटे कण वाली होती है, जिसमें मृदा अपरदन होना एक सामान्य सी आम बात है। इसी के साथ साथ यदि मिट्टी के क्षेत्र की बात करें तो जो शिवालिक क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, शिवालिक क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्रों में लगभग 300 से 900 मीटर, कितने मीटर, 300 से 900 मीटर, तो शिवालिक क्षेत्रों में 300 से 900 मीटर की ऊंचाई तक काप मिट्टी मिलती है। कौन सी मिट्टी मिलती है? काप मिट्टी मिलती है। भागीरथी अलकनंदा के निचले बेसिन से 900 से 1800 किलोमीटर की ऊंचाई पर कत्थई मिट्टियां भी पाई जाती है। देखिए काप मिट्टी कहाँ मिलती है, शिवालिक क्षेत्र के लगभग 300 से 900 मीटर की जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है वहाँ पर काप मिट्टी मिलती है। और अलकनंदा के निचले बेसिन की यदि बात की जाए तो उसमें 900 से 1800 किलोमीटर की ऊंचाई पर कत्थई मिट्टी मिलती है। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की प्रमुख मृदा में।
कि कौन कौन सी मृदा या उत्तराखंड की कौन कौन सी मिट्टी उत्तराखंड में पाई जाती है। सर्वप्रथम बात करेंगे टर्शियरी मिट्टी की या टर्शियरी मृदा की। चूंकि टर्शियरी मृदा की यदि बात की जाए तो टर्शियरी मृदा हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों की तथा उनकी घाटियों में, यहाँ पर तथा है, माफ़ कीजिएगा, तथा घाटी में टर्शियरी मृदा पाई जाती है। हिमालय की जो शिवालिक पहाड़ी हैं तथा उनकी जो घाटी है उनमें टर्शियरी मृदा पाई जाती है और यह मृदा हल्की बलुई एवं छिद्रमय होती है। हल्की बलुई तथा छिद्रमय होती है और यहाँ आर्द्रता कम धारण करती है। यह जो मिट्टी होती है, जो टर्शियरी मिट्टी है, वह आर्द्रता कम करती है। सीधी सी बात है, जो छिद्रमय होती है, बलुई होती है, तो उसकी आर्द्रता क्या होगी, आर्द्रता करने की जो बोल सकते हैं कि जो क्षमता होती है, आर्द्रता तथा जो जल धारण की क्षमता होती है, वह बलुई और छिद्रमय होने के कारण क्या होती, कम होती है, जिसमें वनस्पति और जीवाश्म ठहर नहीं पाते हैं, जिसके कारण वनस्पति और जीवाश्म में कम मात्रा पाई जाती है। तो आप कह सकते हैं कि जो टर्शियरी मृदा है, इसमें वनस्पति और जीवाश्म की मिट्टी जो है, वनस्पति और जो जीवाश्म है, इसकी मात्रा क्या है, कम पाई जाती है। और घाटी में पाई जाने वाली जो मृदा है उसकी अपेक्षा की यदि बात करें तो घाटी में पाई जाने वाली जो मृदा है उसमें यदि हम अन्य क्षेत्रों की मृदा की बात करें तो उसके जो वनस्पति होते हैं उनके अंश में यहाँ पर अधिकता पाई जाती है। और जो दून घाटी क्षेत्र है जहाँ पर चिकनी मिट्टी मिलती है वह आर्द्रता धारण करने की क्षमता उसमें अधिक होती है। मतलब जो चिकनी मिट्टी होती है जो दून घाटी वाले क्षेत्रों में मिलती है, जैसे कि देहरादून, उसमें जो आर्द्रता धारण करने की क्षमता होती है वह क्या होती है, अधिक होती है। परंतु टर्शियरी जो मृदा है इसमें जल धारण की क्षमता तथा आर्द्रता धारण करने की क्षमता भी कम होती है, जिसके कारण वनस्पति और जीवाश्म की वहाँ पर मात्रा कम पाई जाती है। आइए नेक्स्ट मृदा की बात करते हैं। अगली मिट्टी है हमारी दोमट मृदा। कौन सी मृदा है हमारी, दोमट मृदा। यदि दोमट मिट्टी की बात की जाए तो दोमट मिट्टी जलोढ़ या दोमट मिट्टी एक ही बात है। जलोढ़ या दोमट मिट्टी का निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है। मतलब सीधी सी बात है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियाँ जलोढ़ या दोमट मिट्टी कही जा सकती हैं। सीधी सी कॉन्सेप्ट है कि भैया नदियों द्वारा जो बहाकर लाई जाती हैं मिट्टियाँ वह दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी होती है और दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की मिट्टी होती है। और यदि दोमट मिट्टी की बात की जाए तो इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा क्या होती है, कम होती है। देखिए मिट्टी के कॉन्सेप्ट में क्या रहता है, एक तो पहली बात क्षेत्र याद कर लीजिए, उस मिट्टी की विशेषता में उसमें किसकी कमी है, किसकी अधिकता है, बस बहुत है, मोर देन सफिशिएंट मिट्टी के लिए बहुत है। तो इस प्रकार की मिट्टी में नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की मात्रा क्या होती है, कम होती है। या मृदा, यह मृदा ध्यान रखिएगा, यह है यहाँ पर, यह मृदा शिवालिक पहाड़ियों के निचले डालों तथा ढालों, ध्यान रखिएगा, डालों या ढालों, अब देखिए ढालों भी कहा जाता है, डालों भी कहा जाता है, एक ही बात है। यह मिट्टी शिवालिक पहाड़ियों के निचले ढालों तथा दून घाटी के मुख्य रूप से पाई जाती है और क्षेत्रों में यहाँ जो मिट्टी होती है आसानी से उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि सीधी सी बात है तराइन क्षेत्र अधिक है, नदियों का क्षेत्र अधिक है, तो उसमें क्या होता है कि जो मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी है, वो अधिक से अधिक यहाँ पर पाई जाती है। और इसमें हल्के चिकनेपन के साथ साथ यहाँ पर बोल सकते हैं कि लोहा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर चना नहीं है, ये माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर लिखा है लोहा अंश एवं जैव पदार्थ भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। मतलब इस मिट्टी में चिकनेपन के साथ यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि लोहा अंश एवं जैव पदार्थ भी यहाँ पर दोमट मिट्टी में उपस्थित होते हैं। अगली मिट्टी की बात करें तो अगली मिट्टी है आपकी क्वार्ट्ज मृदा। कौन सी मिट्टी है आपकी, क्वार्ट्ज मृदा। यदि मिट्टी की बात करते हैं तो क्वार्ट्ज मृदा में यदि हम देखें तो यह जो मिट्टी है यह नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है। किस जिले में पाई जाती है, नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है, जिसका निर्माण शिस्ट, शेल, क्वार्टर्स आदि चट्टानों के विदर्ण अथवा टूटने से हुआ है। शिस्ट, शेल और क्वार्ट्ज जो होते हैं, इन चट्टानों का विदर्ण जब हुआ अर्थात ये जब टूटी तब यह क्वार्ट्ज मृदा के रूप में वितरित हो गई या बोल सकते हो रूपांतरित हो गई। और यह मिट्टी हल्की एवं अनउपजाऊ होती है, हल्की और अनउपजाऊ होती है। मतलब इस मिट्टी की कोई विशेषता नहीं है, अनउपजाऊ है तो मतलब जैविक भी यहाँ पर कम होता होगा, ऐसी कोई चीज़ अधिक नहीं होगी जिसके कारण हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि फसल उगती हो। तो पूर्ण रूप से क्वार्ट्ज मृदा जो रहती है वो अनउपजाऊ होती है। अगली मिट्टी की बात करें तो अगली मिट्टी है आपकी ज्वालामुखी मृदा। कौन सी है, ज्वालामुखी मृदा।
यदि ज्वालामुखी मृदा की बात की जाए तो ज्वालामुखी मृदा नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है। यह ज्वालामुखी जो नदी ज्वालामुखी जो मिट्टी है, ज्वालामुखी जो मृदा है, वह नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है और आग्नेय चट्टानों के विदर्ण होने से यह मिट्टी बनी है और यह मिट्टी हल्की एवं बलुई होती है तथा कृषि के लिए भी उपयुक्त मानी जा सकती है। बिल्कुल मानी जा सकती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक होता है काली मिट्टी का कॉन्सेप्ट। काली मिट्टी, काली मिट्टी यदि हम देखें तो जो होता है लावा, जो होता है लावा, जब लावा निकलता है, उद्गम होता है ज्वालामुखी से, जब वह ठंडा हो जाता है तो उसके निक्षेप से क्या बनती है, काली मिट्टी बनती है। और कहीं ना कहीं ये मिट्टी उत्तराखंड में ज्वालामुखी नाम से भी, ज्वालामुखी मृदा के नाम से भी जानी जाती है, इसलिए यह उपजाऊ होती है, ध्यान रखिएगा, उपजाऊ होती है। और काली मिट्टी की यदि बात करें तो काली मिट्टी जल संधारण की क्षमता इसमें बहुत अधिक होती है। इसी प्रकार यदि हम ज्वालामुखी मिट्टी की बात करें तो ज्वालामुखी मिट्टी नैनीताल जिले के भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है और आग्नेय चट्टानों के विदर्ण होने से यह मिट्टी हल्की एवं बलुई होती है और कृषि के लिए यह मिट्टी उपयुक्त की जाती है। इसी के साथ साथ अगली मिट्टी की यदि हम बात करें तो अगली मिट्टी है आपकी पर्वतीय या छिछली मिट्टी। तो आइए शुरू करते हैं पर्वतीय या छिछली मिट्टी के बारे में। यदि हम पर्वतीय या छिछली मिट्टी की बात करें तो यह मिट्टी कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कम वर्षा वाले तथा उच्च पहाड़ी भागों में पाई जाती है और इस मिट्टी में पोटाश, फास्फोरस तथा चूने की कमी होती है। देखिए मेन चीज़ तो यही है कि भैया किस मिट्टी में क्या कमी है और किस मिट्टी में क्या अधिकता है। तो इस मिट्टी में पोटाश, फास्फोरस और चूने की क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है तथा इसी के साथ साथ इन क्षेत्रों में अत्यधिक शुष्कता, वनस्पतिक आवरण का अभाव, भौतिक एवं रासायनिक अपक्षय के लिए अनुपयुक्त दशाओं के कारण यह मिट्टी की मोटी परत का विकास नहीं हो पाता। सीधी सी बात है, जो पर्वतीय मिट्टी है उसमें क्या होता है, लगातार भूस्खलन होता रहता है, लगातार रासायनिक अपक्षय होते रहे हैं, लगातार भौतिक क्रियाकलाप होते रहे, लगातार मानवीय क्रियाकलाप होते रहे, लगातार वहाँ की वनस्पति को समाप्त कर दिया गया है। तो धीरे धीरे मिट्टी का विकास कैसे होगा? मिट्टी का तो हानि ही होगी, मिट्टी का तो बोल सकते हैं कि विकास नहीं होगा। तो यही बोल सकते हैं कि विकास ना होने के कारण उसकी मोटी परत नहीं बन पाती, जिसके कारण यह मिट्टी विकसित नहीं हो पाती है। तो ये थी कुछ मिट्टियों के प्रकार। अब हम देखते हैं चारागाह मैदानों की मिट्टी, क्या चारागाह मैदानों की मृदा। यदि चारागाह मैदान की बात करें तो मतलब सीधी सी बात है, ऐसा मैदान क्षेत्र जहाँ पर बोल सकते हैं चारागाह हो, मतलब चारा खाने की उपलब्धता हो, चारा उगता हो उस मिट्टी में, जीव जंतु वहाँ पर भरण पोषण कर सकते हैं अपना। तो उसके बारे में हम बात करें चारागाह मैदानों की मिट्टी, तो चारागाही मृदा निचले भागों में जलधाराओं के निकट, नदियों एवं अन्य जल प्रवाहों के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे कि ये नदियां हैं, अब नदियों का जो तराई क्षेत्र होता है आसपास का, इनके आसपास जो बोल सकते हैं कि जो मैदान हो जाते हैं नदियों के, इन मैदानों में क्या होता है, ये घास उग जाती हैं, कई प्रकार के बोल सकते हैं कि पौधे उग जाते हैं, कई प्रकार की घासें उग जाती हैं और यही चारागाह मैदान की मिट्टी के रूप में हमको देखने को मिलती हैं, जो कि जल प्रवाहों के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। किसके प्रवाह क्षेत्र में पाई जाती है? जल प्रवाहों के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। और यह मुख्यतः, ध्यान रखिए दादा नहीं है, थोड़ा क्षमा चाहता हूँ मैं स्पेलिंग के लिए, यह मुख्यतः क्षेत्रों में घास के विस्तृत मैदानों में पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? जिन्हें हम बुग्याल के नाम से जानते हैं। और इस मिट्टी पर वनस्पति बहुत अधिक विरल होती है, अर्थात वर्षों का इसमें वर्षा, ध्यान रखिएगा इसमें वर्षा, वर्षों नहीं है, इसमें वर्षा का अभाव होता है और घास अधिकतम मात्रा में यहाँ पर पाई जाती है। इसलिए यह चारागाह क्षेत्र के रूप में माना जाता है, जहाँ पर जीव जंतु अपना भरण पोषण करते हैं। इसी के साथ साथ शुष्क जलवायु, वायु अपक्षय, हिमानी अपर्दन के अभाव में के कारण इस मिट्टी में नमी की कमी पाई जाती है और चट्टानों के टुकड़े, मृदा तथा अन्य मलबा, ध्यान रखिएगा, चट्टानों के टुकड़े, मृदा तथा अन्य मलबा पदार्थों के मिश्रित होने के बाद इस मिट्टी के गठन और संरचना में भिन्नता आ जाती है। तो आप कह सकते हैं कि इस मिट्टी में भिन्नता किन किन कॉन्सेप्ट के आधार पर आती है? तो चट्टानों के टुकड़े, मिट्टी और तथा अन्य जो मलबे हैं उनके पदार्थों के मिश्रित होने के बाद इनके संगठन, इनके संरचना में विभिन्नता आ जाती है। आइए अगली मिट्टी देखते हैं। अगली मिट्टी है हमारी भूरी, लाल एवं पीली मिट्टी। देखिए भूरी, लाल और पीली मिट्टी की यदि बात की जाए तो यह मिट्टी जो उत्तराखंड राज्य के नैनीताल, मसूरी तथा चकराता, ध्यान रखिएगा, नैनीताल, मसूरी और चकराता वाले क्षेत्रों के आसपास देखने को मिलती है। किन किन
किन किन क्षेत्रों के आसपास मिलती है? नैनीताल, मसूरी व चक्राता के निकट पाई जाती है, जिसका निर्माण शेल, अभ्रक युक्त स्लेटी, बलुआ पत्थर आदि के द्वारा टर्शरी अवसादों से हुआ है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो भूरी लाल एवं पीली मिट्टी है, जो भूरी लाल एवं पीली मिट्टी है, इनके निर्माण की यदि बात करें तो इनका निर्माण शेल, अभ्रक युक्त स्लेटी, बलुआ पत्थर के द्वारा इनका निर्माण टर्शरी अवसादों के कारण होता है। किन अवसादों के कारण होता है? टर्शरी अवसादों के कारण इनका निर्माण होता है। और धरातलीय चट्टानों के अनुरूप, किन के अनुरूप? धरातलीय चट्टानों के अनुरूप एवं वनस्पति के अवशेषों आदि के मिश्रण के कारण इस मिट्टी के अनेक अनेक रंग पाए जाते हैं। इसलिए तो हम कह सकते हैं कहीं भूरी तो कहीं लाल तो कहीं पीली। ध्यान रखिएगा, कहीं भूरी कहीं लाल तो कहीं पीली। यह इस मिट्टी का कॉन्सेप्ट है कि भैया धरातली चट्टानों के अनुरूप वनस्पति के जो अवशेष होते हैं, ये सब जो मिश्रण होते हैं, ये इन मिट्टियों के रंगों को अलग अलग रूपों में विभक्त कर देती है। इसी के साथ साथ इस मृदा के अधिक उपजाऊ होने के साथ साथ यह मिट्टी की एक क्षमता होती है जिसमें बोल सकते हैं कि नमी ग्रहण करने की क्षमता और जल ग्रहण करने की क्षमता पीली, लाल या हरी, हल्की भूरी मिट्टी में पाई जाती है। तो आप कह सकते हैं कि हल्की भूरी, लाल या पीली मिट्टी जो है उसमें नमी ग्रहण करने की क्षमता अधिक होगी, जल धारण की क्षमता अधिक होती है, जो कि उपजाऊ होने का एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। अगली मिट्टी की बात करें, अगली मृदा की बात करें तो वह है हमारा उपपर्वतीय मृदा। कौन सा मृदा है? उपपर्वतीय मृदा। यदि हम उपपर्वतीय मृदा की बात करें क्षमा चाहता हूँ, यदि हम उच्च पर्वतीय या उपपर्वतीय मृदा की बात करें तो उपपर्वतीय ढाल या घास के मैदान, ध्यान रखिएगा, उपपर्वतीय ढाल या घास के मैदानों से निचले भागों में यह मिट्टी चिरपाइन, देवदार, स्प्रूस आदि वने के क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। आदि वन क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, यह वन है। तो आप कह सकते हैं कि जो उच्च पर्वतीय ढाल हैं, जो घास के मैदान हैं तथा उनके जो निचले भाग हैं जहाँ पर चिरपाइन, देवदार, स्प्रूस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में यह मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है। और इस मिट्टी के यदि रंग की बात करें तो इस मिट्टी का रंग लाल, भूरा अथवा पीला होता है। वही वाली बात है, इस मिट्टी का रंग लाल, भूरा अथवा पीला होता है, जिसमें जीवांश अधिक पाया जाता है, जिसमें जीवाश्म, ध्यान रखिएगा, जीवाश्म अधिक पाया जाता है। और क्षेत्रों की मृदा की जो सबसे ऊपरी परत होती है वो संगठित और रेतीली होती है। मतलब कह सकते हैं कि ये जो मिट्टी है, उपपर्वतीय मिट्टी है, इसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो संगठित और एक प्रकार से रेतीली होती है। और उपपर्वतीय क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ की मिट्टी में आर्द्रता भी अधिक पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, उपपर्वतीय क्षेत्र में वर्षा होने के कारण यहाँ की मृदा में आर्द्रता भी अधिक होती है। तो ये थे कुछ मिट्टी के कॉन्सेप्ट जो हमने इस वीडियो सीरीज में देखे। बहुत छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने देखा मृदा। और बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और ज़रूर इस लेक्चर सीरीज़ को आगे कंटिन्यू देखते रहिएगा। तो नमस्कार।